Hello and welcome back to my channel guys. This is me Shivam Dikshit, your Tutor Plus friend and you're watching Coding Erudition. In today's video, we are going to learn about sets in Python. So please don't forget to watch the video till the end and to comment all your doubts in the comment section below. So without any further delay, let's start the video. Welcome back guys. डिक्शनरी के बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है, उसकी मेथड्स के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया था हमने पिछले चैप्टर में, जो हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 5 का। अभी पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के, जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सेट्स होते क्या हैं। सो सेट्स के बारे में देख लेते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। सो इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, आपको VS कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक न्यू मैं यहाँ पर फाइल बना देता हूँ 03_ sets के नाम से, sets.py, और इसके अंदर हम लोग एक सेट बना लेते हैं और इस सेट का हम लोग नाम रखते हैं A। ठीक है। सो सेट कैसे बनाते हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, सिमिलरली जैसे हम लोग डिक्शनरी में यूज कर रहे थे। इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स रख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट हम कर देते हैं A को। ऑलराइट। सो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक सेट प्रिंट हो गया है। यहाँ पर देखिएगा आप, यहां हमारे पास में एक सेट प्रिंट हो गया है। अब आप लोगों को लग सकता है सिंटेक्स देखकर कि ये तो एक डिक्शनरी ही है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं। इसको देख के आपको लग सकता है कि एक डिक्शनरी है, बट अगर मैं यहाँ पर लिखूं टाइप ऑफ ए, तो आप देखिएगा ये क्या बोलता है, टाइप ऑफ ए इज सेट। ठीक है। और अब इसको मैं रन कराता हूं तो देखिएगा क्या बताता है। ये बता रहा है कि टाइप ऑफ ए जो है वो एक सेट है। ठीक है ना, क्लास सेट का ऑब्जेक्ट है हमारा ए। ठीक है। सो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये जो ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके कारण डिक्शनरी आप मान सकते हो, उसको समझ सकते हो, बट ऐसा नहीं है, ये एक सेट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अगर मैं इस सेट के अंदर 1 को रिपीट कर दूं, ठीक है, 1 को जैसे 1 2 3 4 5 टाइम्स में रिपीट कर दूं, और अब मैं एक सेट को प्रिंट करवाऊं इस सेट को, तो देखिए मेरे पास में क्या आता है। ठीक है। इस सेट को मैं वापस से प्रिंट करवा लेता हूं, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। ऑलराइट। यहां मैं लिख देता हूं A, और अब इसको मैं अगर प्रिंट करवाता हूं तो देखिए क्या होगा। मेरे पास में एक सेट प्रिंट हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। भाई मैंने तो यहाँ पर 1 जो है काफी बार रिपीट किया था, मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बार रिपीट किया था, बट उसने 1 को सिर्फ एक बार प्रिंट किया है। इसका मतलब क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है। वो एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है सेट जिनको आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप सेट के अंदर किसी वैल्यू को रिपीट करते हैं, सो वो जो है उसको एक ही बार काउंट करेगा, जैसा मैंने यहाँ पर नोट्स में भी लिखा है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। तो सेट में आप लोग किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, वरना वो तो एक ही एलिमेंट को काउंट करेगा। अब मैंने आपको बताया कि जैसे सेट हम लोग कैसे बना सकते हैं। VS कोड में मैंने आपको बताया कि कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम लोग सेट बना सकते हैं, और उसका टाइप भी मैंने आपको प्रिंट करवा कर बताया कि भाई इसका टाइप जो है सेट है, ये एक सेट क्लास का ऑब्जेक्ट है A। ठीक है। बट मैंने यहाँ पर नोट्स में सेट बनाने का एक और तरीका आपको बताया हुआ है। चलिए इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, वापस से VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। तो हम लोग एम्प्टी सेट कैसे बना सकते हैं? सो एम्प्टी सेट आप लोग सोच सकते हो कि लाइक एम्प्टी सेट बनाना है, तो मैं एक काम करूंगा b इक्वल्स टू यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस रख दूंगा और उसको प्रिंट करवा दूंगा, तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ, इसके अंदर टाइप प्रिंट कराता हूँ b का। ठीक है, टाइप ऑफ b। ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं जब लिखता हूं एक एम्प्टी सेट बनाने के लिए b इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस खाली, और उसको प्रिंट कराता हूं उसका टाइप में, तो देखिए मेरे पास में क्या आता है। यहां पर मुझे बता देगा कि ये जो है ये डिक्शनरी क्लास डिक्ट का ऑब्जेक्ट है b। अरे ऐसा क्यों हुआ?
हम लोग जब सेट बना सकते हैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करके, मल्टीपल आइटम्स को उसके अंदर रख सकते हैं, तो हम लोग जब एम्प्टी सेट बना रहे हैं तो ये ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ये जो है ये डिक्शनरी है? तो भाई ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाने का तरीका है, एम्प्टी सेट नहीं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये जो तरीका है ये यूज होता है एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए, ठीक है? ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाता है, ये एम्प्टी सेट नहीं बनाता है। अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो उसका कुछ और तरीका होता है। वो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको एक एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, कुछ इस तरीके से। आप यहां पर लिखिएगा b और इसके इक्वल्स में, एक काम करते हैं हम अलग वेरिएबल ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर c लिख देते हैं और c के इक्वल्स में मैं लिख देता हूँ सेट, और इसको हम जैसे टपल बनाते थे उस तरीके से पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। और अब मैं प्रिंट कराता हूँ इसका टाइप, तो आप देखिएगा क्या आता है, ठीक है? यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ c का टाइप, तो आप c का टाइप देखिएगा वो एक सेट होगा। क्या होने वाला है वो एक सेट होगा। अगर मैं टाइप ऑफ c लिखता हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ c, सॉरी, सो टाइप ऑफ c जब मैं लिखता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, देखिए रन कराता हूँ मैं इसको, तो टाइप ऑफ c मुझे क्या बता रहा है, देखिए रन हो रहा है और ये क्लास सेट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो क्या इसका मतलब हुआ, अगर हमें एक एम्प्टी सेट बनाना है तो हमें इस सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेबल कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, जिससे आप जब रिवीजन करें तो आपको इजी पड़े ये सारी चीजें समझना कि एक एम्प्टी सेट कैसे बनाया जाता है और एक एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है। क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी सेट, इसको सेट कर देता हूं मैं, एम्प्टी सेट बाय यूजिंग सिंटेक्स बिलो, ठीक है? सो इस सिंटेक्स का यूज करके हम एक एम्प्टी सेट बना सकते हैं, और ऊपर वाला जो सिंटेक्स मैंने यूज किया था वो उससे हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी और एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस एम्प्टी सेट के अंदर, जो मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी सेट बनाया हुआ है C नाम से, इसके अंदर आप अगर कुछ एलिमेंट्स को रखना चाहते हो, इसके अंदर डालना चाहते हो, तो वो कैसे डालोगे, ऐड कैसे करवाओगे? तो उसके लिए एक मेथड होता है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको अच्छे से मेंशन कर देता हूँ, एडिंग वैल्यूज टू अ सेट, ठीक है? सो हम सेट में, इस एम्प्टी सेट में वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे C और उसके बाद में डॉट का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे ऐड। ऐड जो है वो सेट की एक मेथड होती है ऐड करने के लिए एलिमेंट्स को। सो इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, अगर मैं लिखता हूँ 5, ठीक है, इसके बाद में मैं लिख देता हूँ C डॉट ऐड और इसके अंदर कुछ और एलिमेंट डाल देता हूँ जिससे 6, ठीक है? और ऐसे ही मैं अगर यहाँ डाल देता हूँ कुछ और एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं अगर कुछ और डालना चाहूँ तो इस तरीके से यूज करूंगा, यहाँ पे 7 डाल दूंगा, एक मैं 8 डाल दूंगा, तो मैं 4 एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कराना चाहता हूँ मेरे जो सेट है, टाइप जो मैंने एम्प्टी सेट बनाया हुआ है उसके अंदर। और अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ अपने सेट को, तो देखिएगा ये सारी वैल्यूज जो है हमारे सेट के अंदर प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं प्रिंट C लिखता हूँ। सो अब देखिएगा, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और आपके सामने एक सेट आ जाएगा जिसमें सारी वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर ऐड करवाई हैं वो यहाँ पर रख गई हैं। देखिए यहाँ पर आ गई हैं 8, 5, 6, 7। सो यहाँ पर एक सेट बन गया है हमारे पास में। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से उसमें वैल्यूज को ऐड कराया है। आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए, तो अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने कैसे वैल्यूज ऐड करा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग लिस्ट को ऐड करवा सकते हैं एक सेट के अंदर। सो ठीक है, उसको भी हम करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं C डॉट ऐड, ठीक है, C डॉट ऐड, और इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट डाल देते हैं। और लिस्ट कैसे बनाई जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके। जैसे मैं लिस्ट के अंदर कुछ कंटेंट्स डाल देता हूँ, 4, 6, 8 मैंने डाल दिया है। और अब मैं अगर चाहूँ तो इसको प्रिंट करवाऊँ तो देखिए क्या आता है इसका आंसर। पहले मैं ऊपर की जो चीजें और भी ऐड कर रही हूँ उसको कमेंट आउट कर दूंगा। और अब इस सेट के अंदर मैं इस लिस्ट को रख के देख रहा हूँ और देखिए मेरे पास में क्या आउटपुट आता है। क्या हम लोग रख सकते हैं लिस्ट को एक सेट के अंदर? तो देखिए क्या बोलता है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर,
हमारा पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पर एक टाइप एरर जो है वो हमें थ्रू कर रहा है, और वो बोल क्या रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो गाइज इसका मतलब क्या है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेट जो होता है इसको, ये एक हैशेबल तरीके का डेटा टाइप होता है। इसके अंदर आप जो भी चीज डालते हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट लिस्ट जो होती है, लिस्ट के आइटम्स को आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि इस लिस्ट के अंदर मैं 4 की जगह पे कुछ और डाल दूं इंडेक्स का यूज करके, तो आप 4 को चेंज कर सकते हो किसी और एलिमेंट के साथ में। सो लिस्ट जो होती है वो एक नॉन हैशेबल, अनहैशेबल टाइप की लाइक डेटा टाइप होती है। बट जो हमारा सेट होता है वो हैशेबल टाइप का डेटा होता है। इसका मतलब ये कि इसको आप लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, इसका आप हैश रख सकते हो, ठीक है। सो हमारी लिस्ट कभी भी चेंज हो सकती है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ठीक है, अगर हम लिस्ट को नहीं रख सकते हैं तो हम एक टपल को तो रख ही सकते हैं अपने इस सेट के अंदर, क्योंकि टपल जो होता है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था इम्यूटेबल टाइप का डेटा होता है। इम्यूटेबल मतलब उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, पर डिक्शनरी के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, या फिर आप लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसके अंदर एक डिक्शनरी भी रख देता हूँ कुछ इस तरह से, और उसमें लिख देता हूँ ए ऐड, और उसके अंदर एक डिक्शनरी डाल देता हूँ कर्ली ब्रेसेस का यूज करके, और उसमें कुछ एलिमेंट्स रख देता हूँ 3, 4, ठीक है 5, ये मैंने एलिमेंट्स रख दिए हैं। तो क्या ये डिक्शनरी हमारे सेट के अंदर आ जाएगी? तो देखिए रन कराता हूँ और देखते हैं क्या ये डिक्शनरी हमारे इस सेट के अंदर रखा रही है। तो नहीं, वो भी हमारे सेट के अंदर नहीं रखाएगी, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया है, क्योंकि जो आपकी डिक्शनरी होती है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। वो एक हैशेबल तरीके का डेटा नहीं होता है, आपको उसका हैश नहीं रख सकते, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस आप कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। तो आप एक डिक्शनरी को भी सेट के अंदर नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैं आपकी मार्किंग कर देता हूँ अपने प्रोग्राम की, जिससे आप जब इसको रिवाइज करो तो आपको ये चीज समझ आ जाए कि भाई हम लोग लिस्ट को नहीं रख सकते। कैन नॉट पुट लिस्ट एंड डिक्शनरी इनसाइड अ सेट, ठीक है। वी कैन नॉट पुट, यहां पर मैं वी और ऐड कर देता हूं, वी कैन नॉट पुट लिस्ट एंड डिक्शनरी इनसाइड अ सेट, ठीक है। सो यहां पर हम लिस्ट और डिक्शनरी को क्यों नहीं रख सकते, उसका रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज बोथ आर अनहैशेबल टाइप, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है वो अनहैशेबल टाइप का डेटा है। इसके अंदर आप जो डेटा रखते हो उसको चेंज कर सकते हो, इसलिए आप इन दोनों को नहीं रख सकते, ठीक है। ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, उसको सेट के अंदर रखने की कोशिश की है। ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसको मैंने इसके अंदर रखने की कोशिश की है, पर ये दोनों कोशिशें मेरी खराब हो गई हैं, क्योंकि इसको हम रख नहीं सकते। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग इसको पूरा कमेंट आउट करते हैं और टपल रख के दिखते हैं इस एम्प्टी सेट के अंदर। तो क्या वो पॉसिबल है? अगर मैं टपल रख दूं तो यहाँ पे मैं एक टपल बना लेता हूँ, उसको मैं ऐड लिखता हूँ, सॉरी सी डॉट ऐड लिखता हूँ, और सी डॉट ऐड के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक टपल बना देता हूँ, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम लोग टपल? टपल के लिए हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स का एक टपल बना लिया है, और इसको मैं जो मैंने एक एम्प्टी सेट बनाया है उसके अंदर रखना चाहता हूँ। तो देखिए क्या होगा, मेरे पास में वो टपल जो है इस सेट के अंदर पूरा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे एक सेट के अंदर एक टपल आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमारा टपल होता है वो भी हैशेबल टाइप होता है उसका भी, ठीक है। उसके अंदर की भी आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ में, एक काम करता हूँ, इस पूरा जो ऐड वाला जो मैंने मेथड रखा है इसको मैं पूरा एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और उस न्यू फाइल को जो है मैं दे देता हूँ नाम, उसको हम नाम दे देते हैं यहां से सेट मेथड नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा 04_set_methods। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से देखो, जिससे कि आपको हर चीज इजीली समझ आ जाए। जब भी आप मेरे
वीडियोस को देखो या फिर नोट्स को देखो, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कहीं भी लाइक वो चीज ना हो कि सारी चीजें खिचड़ी बन गई है एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो वो चीज मैं नहीं करूंगा, मैं आपके लिए सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगा। तो यहाँ पर मैं उसी चीज को कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐड जो मेथड होता है हमारे सेट के अंदर, वो पढ़ लिया है। तो इसी के साथ में हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में मैंने क्या लिखा हुआ है। नोट्स को हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। नोट्स में मैंने लिखा हुआ है सेट्स इन पाइथन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। तो ये चीज हमने देख ली है कि सेट जो है नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, जिसमें आप एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एक सिंटेक्स बताया हुआ है एक एम्प्टी सेट बनाने का, ठीक है, ये हमने देख लिया है। और किस तरीके से हम लोग ऐड करवा सकते हैं वैल्यूज को या एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ s.add1 तो वो हमारे सेट के अंदर ऐड हो जाएगा 1, ठीक है। s.add में लिख देता हूँ 2 तो वो हमारे सेट के अंदर 2 भी ऐड को कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 उस सेट के अंदर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ यू आर अ प्रोग्रामिंग बिगिनर विदाउट मच नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट, you can simply look at sets in Python as a data type containing unique values, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि देखिए, अगर आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा रुचि नहीं है, आपको मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशंस नहीं बनते हैं, सेट्स के बारे में नहीं पता है, आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है कि भाई सेट्स होते क्या हैं, क्या उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, आपको ज्यादा उसमें लाइक इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप एक चीज याद रखना, सेट को आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझना कि सेट पाइथन के अंदर एक तरीके का डेटा टाइप होता है जिसमें कुछ यूनिक वैल्यूज होती हैं। सो मैं आपको सारी चीजें सेट के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स में रुचि नहीं भी रखते हैं तो मैं आपको वो सेट अच्छे से समझा दूं, ठीक है। आपको सेट्स के ऊपर लगने वाले सारे ऑपरेशंस को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में देख लेते हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो सभी को समझ आएगी, ठीक है, और सबको समझनी होगी ही होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी सेट्स की? सेट्स आर अनऑर्डर्ड। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सेट का पहला एलिमेंट कौन सा है या दूसरा एलिमेंट कौन सा है ये नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि जैसे अगर पहला एलिमेंट 1 है तो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर 2 है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे सेट्स की? सेट्स आर अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स्ड का मतलब क्या है? आप भाई किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे? अगर हम लोग जैसे स्ट्रिंग के अंदर करते थे कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस, जैसे हम लोग लिख देते थे भाई A0 एक नाम का एक हम लोगों ने स्ट्रिंग बना दिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, A0 इंडेक्स का हमें एलिमेंट जो है उसको एक्सेस करना है। तो ये चीज हम लोग सेट के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड होता है, इसका कोई इंडेक्स नहीं होता, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका कोई इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक अनऑर्डर्ड होता है, ये अनइंडेक्स्ड होता है, इसके एलिमेंट्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि देयर इज नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट्स। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप अगर चाहते हो कि सेट के अंदर कोई आइटम है, जैसे ये 1 2 लिखा हुआ है या फिर 1 8 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे सेट के अंदर, और मैं चाहता हूँ इस 8 को हटा के मैं इसके अंदर 9 डाल दूं या 12 डाल दूं या 13 डाल दूं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है भाई। आप इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये हैशेबल तरीके का डेटा होता है सेट, ठीक है। इसका डेटा कभी चेंज नहीं होता है, ये जेन्युइन डेटा होता है, ठीक है। इसके अंदर आप मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। सो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। सो भाई हमने ये चीज तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम ऊपर पढ़ रहे थे कि भाई नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, तो आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज का यूज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं 1 2 के बाद एक और 1 ऐड कर दूं, तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर बोल देगा कि जो 1 है वो एक ही बार आपके इसके अंदर आएगा सेट के अंदर, और उसको एक ही बार प्रिंट करेगा, चाहे आप उसके अंदर हजारों बार 1 क्यों ना डाल दो, ठीक है। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज जो है सेट की वो सारी समझ आ गई होंगी। सो हम लोग कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं, मेथड्स देख लेते हैं, सेट्स के ऊपर कौन सी मेथड्स होती हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है 1 8 2 3 नाम से। एक काम करते हैं हम लोग VS कोड ही ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड होती है हमारी ऐड मेथड, वो तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। सो ये हमारी सबसे पहली मेथड थी सेट की,
ऐड मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कराते हैं किसी भी सेट के अंदर, ठीक है। सो आगे की हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोगों के पास में कौन सी मेथड्स है। हमारे पास में लेन ऑफ एस है, ठीक है। सो लेन ऑफ एस क्या करेगा, लेन ऑफ एस अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, यहाँ लिख देता हूँ लेन मेथड, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं लेन मेथड, और लेन मेथड के बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ लेन ऑफ जो सेट का नाम है मेरा सी, ठीक है। सी की लेंथ मैं जानना चाहता हूँ, तो लेन मेथड क्या करती है, ठीक है। हम लोग पहली मेथड पढ़ रहे हैं लेन मेथड। लेन मेथड जैसा मैंने आपको पहले भी टपल्स में बताया था, स्ट्रिंग्स में बताया था कि लेन मेथड क्या करती है, आपका जो सेट है, सेट में कितने आइटम्स हैं, ठीक है, उनको काउंट करके बता देगी कि भाई आपके सेट के अंदर कितने आइटम्स हैं, कितना कंटेंट है, उसकी लेंथ बता देगी आपको, ठीक है, सेट की लेंथ बता देगी। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए मुझे बता देगा कि कितनी लेंथ है आपके सेट की, ये आंसर देगा मुझे, और ये बताएगा कि भाई आपके सेट के अंदर 5 आइटम है। 5 आइटम कैसे, ये जो 4 आइटम जो हम लोगों ने अलग से ऐड करवाए हैं, जो नंबर्स हैं, इंटीजर हैं 5 6 7 8, और ये जो पूरा टपल है, ये टपल को एज अ 1 आइटम काउंट करेगा, क्योंकि टपल एक अलग तरीके का डेटा टाइप होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अलग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो टपल को ये अलग से काउंट कर रहा है, तो एक टाइप ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 5 हमारी लेंथ है हमारे सेट की, ठीक है। सो अगली मेथड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली मेथड हमारी क्या है, अगली मेथड है हमारी, नोट्स में देख लेते हैं, रिमूव। और रिमूव मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं आपके लिए रिमूव मेथड। और रिमूव मेथड को यूज करने के लिए मैं सिंटेक्स क्या यूज करूंगा, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि रिमूव मेथड कैसे यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपके सेट का नाम है, डॉट रिमूव लगाएंगे आप उसके अंदर, और आपको रिमूव क्या करना है। जैसे मेरे सेट के अंदर से मैं रिमूव करना चाहता हूँ भाई 5 जो लिखा हुआ है, ये 5 मैं रिमूव करना चाहता हूँ, सो इस 5 को मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा रिमूव मेथड, ये हमारे सेट के अंदर से जो मैंने अंदर वैल्यू टाइप की है, जो पास करा रहा हूँ वैल्यू 5, इसको रिमूव कर देगा हमारे सेट में से, और फिर जो हमारा सेट बचेगी, जो वैल्यूज बचेंगे हमारे सेट के अंदर, उन वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो 5 यहाँ पर हट जाएगा हमारे सेट में से, देखिए यहाँ पे 5 था हमारे सेट में और एक टपल था, सो वो चीज हट गई है, और यहाँ पे जो चीज हटी है वो चीज उसने रिटर्न कर दी कि भाई 5 आपके सेट में से रिमूव हो गया। अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं 5 की जगह 15 लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 की जगह 15 लिखता हूं जो कि मेरे सेट के अंदर अवेलेबल है ही नहीं, तो देखिए क्या बोलेगा, ये मुझे बोलेगा कि भाई ये चीज आपके सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, की एरर इसने मुझे दे दिया है 15। सो की एरर 15 का मतलब ये है कि 15 आपके सेट के अंदर नहीं है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो ये रिमूव नहीं करेगा। सो रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव मेथड आपके सेट में से किसी भी वैल्यू को, जो वैल्यू आप पास करा रहे हो, इसको रिमूव कर देता है और उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये करता है हमारा रिमूव मेथड। तो अगली मेथड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली मेथड है हमारी पॉप मेथड। तो पॉप मेथड क्या करती है, पॉप मेथड का मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पे, पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करती है, सी अगर मैं यहाँ लिखता हूं इस तरीके से कुछ कि प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूं सी डॉट पॉप, ठीक है, और सी डॉट पॉप के बाद में मैं सिंपल इसको फंक्शन बना के छोड़ देता हूं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर पास नहीं कराता हूं। तो ये क्या करेगा, तो जैसा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, रिमूव्स एन आर्बिट्ररी एलिमेंट फ्रॉम द सेट एंड रिटर्न्स द एलिमेंट रिमूव्ड। देखो क्या करता है पॉप मेथड, पॉप मेथड आपके सेट में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक जो वैल्यू है उसको, रैंडम वैल्यू को चूज करेगा आपके सेट में से, और उस वैल्यू को जो है हटा देगा आपके सेट में से, और फिर आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं इसको रन कराता हूं पॉप को, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसने, देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, मैंने 5 को ऑलरेडी रिमूव कर दिया था इस सेट के अंदर से, उसने 6 जो था, जो पहले नंबर पर 6 था, उसको पॉप कर दिया है और उसको हमारे सामने रिटर्न कर दिया है। तो पॉप मेथड क्या करता है, आपके सेट में से किसी भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को
रिमूव कर देगा और उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा आपके सामने कि भाई मैंने ये 6 जो है उसको जो है पहला आपका 6 था, सो 6 को मैंने पॉप कर दिया है, डिलीट कर दिया है, हटा दिया है आपके सेट के अंदर से। और अगर मैं अब इस सेट को प्रिंट कराऊं तो देखिएगा 6 और 5 मेरा हट जाएगा यहाँ से। मैं आपको C प्रिंट करा के दिखा देता हूँ एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर मैं देखता हूँ तो C में मेरे पास ना 5 बचता है ना ही 6 बचता है। अब मेरे पास बचा है 7, 8 और एक टपल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो पॉप मेथड है और रिमूव मेथड है वो डिफरेंट भी होते हैं एक दूसरे से। पॉप मेथड एक कोई भी रैंडम वैल्यू को हटाता है हमारे सेट के अंदर से और उसको रिटर्न करता है, और रिमूव मेथड के अंदर आप वैल्यू को रख सकते हैं और फिर वो आपको रिटर्न कर देगा जो भी चीज आपने हटाई है उसको। ठीक है, सो आपको समझ आया कि क्या होता है पॉप मेथड और क्या होता है रिमूव मेथड, क्या होता है लेन मेथड। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला मेथड क्या है। अगला मेथड है हमारा क्लियर। तो क्लियर डॉट क्लियर जो मेथड है ये क्या करेगा, ये आपके पूरे सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्लियर कर देगा। ये पूरा आपका जो भी सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको पूरा डिलीट कर देगा और आपको एक एम्प्टी सेट रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्या करेगा ये, एक एम्प्टी सेट रिटर्न कर देगा, आपको पूरा जो आपका सेट बना हुआ है उसको साफ कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लियर का मतलब क्या होता है हिंदी में, साफ कर देना, तो ये साफ कर देगा। ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं अगला जो मेथड हमारा क्या है, वो है यूनियन। तो यूनियन क्या करता है, यूनियन जो है आपके दो सेट्स बनाए हुए हैं आपने, सो दो सेट्स के बीच में से उसका उसका जो यूनियन रहेगा उसको रिटर्न करेगा और इंटरसेक्शन जो है वो आपके दो सेट में से जो भी चीजें इंटरसेक्शन में होंगी उसको रिटर्न कर देगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं काम करता हूँ, इस डायग्राम का यूज करता हूँ। ठीक है, सो इस डायग्राम की मदद से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम जो दिखाया गया है इसको अच्छे से देखिएगा आप। मान लो आपके सेट ए में, ठीक है, सेट ए जो बनाया हुआ है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे कि 1, 2, 7, 8, 11। ठीक है, और देखिए तो इस गोले के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के एलिमेंट्स को। ठीक है, आप देखिएगा मेरा कर्सर कहाँ घूम रहा है, इस जो गोले के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ए को। ठीक है, और ये जो दूसरा गोला है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट्स को। ठीक है, और जो कॉमन एरिया है, ये जो R2 जो कॉमन एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब कि देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर R1, R2 और R3 रीजन में इन दोनों गोलों को हमने डिवाइड कर दिया है। R1 जो है वो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ A के अंदर होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ A के अंदर आते हैं। ठीक है, और B जो है R3 जो है R3 रीजन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सेट B के अंदर होते हैं, और R2 रीजन में वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे सेट A के अंदर भी हैं और सेट B के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं S डॉट यूनियन 8, 11, तो इसका मतलब क्या होता है, S डॉट यूनियन 8, 11 का मतलब होता है कि भाई वो एलिमेंट्स जो कि S, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूं, जो एलिमेंट्स S में भी हो और जो एलिमेंट्स इस वाले सेट के अंदर भी हो, 8, 11 जो सेट है इसके अंदर भी हो, तो ये क्या करेगा, आपको दोनों सेट, जैसे कि अगर यहाँ पर S मान लो R1 को, ठीक है, A को आप S मान लो, ठीक है, और यहाँ पे B को आप जो है ये 8, 11 वाला सेट मान लो। ठीक है, सो यूनियन क्या करेगा, यूनियन उन सारी वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न करेगा जो कि A में भी हैं और B में भी हैं, मतलब सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा। पर अगर मैं करता हूं A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि वो वैल्यूज जो A में भी हो और B में भी हो, ठीक है, जो A और B की कॉमन वैल्यूज हैं, कॉमन वैल्यूज जो हमारी R2 से हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो B में भी हो जो A में भी हो, बट ऐसी वैल्यूज नहीं जो दोनों में हो, अलग अलग वैल्यूज नहीं, सिर्फ कॉमन वैल्यूज जो A में कॉमन हो और A और B की कॉमन वैल्यूज को। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि 8, 11 जो है वो हमारा B है, ठीक है,
ये जो 811 वाला जो मैंने सेट लिखा हुआ है वो B है, और यहाँ पे अगर A मैं मान लेता हूँ एक सेट A डॉट इंटरसेक्शन 811 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई मेरी वो सारी वैल्यूज जो इस A के अंदर भी हैं और B के अंदर भी कॉमन है, ठीक है। सो वो दोनों कॉमन वैल्यूज कौन सी होंगी, वो दोनों कॉमन वैल्यूज होंगी 8, ये 8 रिटर्न करेगा हमें। सो इंटरसेक्शन जो है आपको हमेशा कॉमन वैल्यूज को रिटर्न करता है, और जो यूनियन होता है वो सारी वैल्यूज जो आपके दोनों सेट्स के अंदर अवेलेबल है उनको रिटर्न करता है। सो आई होप कि आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो गाइस पाइथन में सेट्स में, ठीक है, पाइथन के जो सेट्स होते हैं इसमें बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ वही मेथड्स आपके अपने नोट्स के अंदर रखी हुई है जो सबसे ज्यादा यूज में आती हैं। अगर आप चाहो तो और भी मेथड्स को देख सकते हो पाइथन की ऑफिशियल साइट पर जाकर, python.org पर जाकर, बट आप इतनी सारी मेथड्स को याद नहीं रख पाओगे गाइस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी सारी लाइक अलग अलग मेथड्स को आप जैसे मेमोराइज नहीं कर पाते हो, इसलिए मैंने अपने नोट्स के अंदर 6 इंपॉर्टेंट मेथड्स जो सबसे ज्यादा यूज में आती हैं, उन 6 इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, टू द पॉइंट हर चीज लिखी हुई है जो आपको सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है एज अ पाइथन बिगिनर, या आप ज्यादा कोडिंग नहीं करते हो तो पाइथन में, ठीक है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको काम में आएंगी, और ये चीज आप मेमोराइज भी कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो आप ये सारी चीजें, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपको और भी मेथड्स पढ़नी है तो प्लीज पाइथन की वेबसाइट पर जाइए, वहां से जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको देख लीजिए। नहीं समझ आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि मुझे सर ये मेथड नहीं समझ आ रही है, तो गाइज मैं समझाऊंगा आपको, मेथड्स भी समझाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि गाइस शेयरिंग इज केयरिंग, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।